तो बच्चों शुरुआत करी थी हमने 11th क्लास सोशियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि हमारे फर्स्ट बुक से रिलेटेड था, जिसका नाम था समाजशास्त्र का परिचय। आज हम जो लेसन कर रहे हैं वो आपकी सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर है। एक तरीके से ये आपका सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है भारतीय समाजशास्त्री यानी कि इंडियन सोशियोलॉजी। अब ये लेसन आखिरी इसलिए भी है, जब आप 11th से 12th में जाओगे तब आपको इंडियन सोशियोलॉजी के बारे में ही पढ़ने को मिलेगा। आपकी उसमें भी 2 बुकें हैं, दोनों को इंडियन सोशियोलॉजी में डिवाइड कर रखा है। तो ये लेसन आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जितने आपके पहले वाले चैप्टर थे। तो लास्ट चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 4 में मैंने आपको वेस्टर्न सोशियोलॉजी के बारे में बताया था, जिसके अंदर हमने 3 विचारकों के बारे में बात करी थी। वो कौन कौन से थे? कार्ल मार्क्स, एमिल दुर्कheim और मैक्स वेबर। तो आज के इस लेसन में हम इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के बारे में जानेंगे, यानी भारतीय समाजशास्त्री के। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा, क्योंकि हमारा ये लेसन कंप्लीट होने के बाद मंथ एंड से आपके 11th क्लास की सोशियोलॉजी के क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के इस लेसन को हम शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। यह जो लेसन है हमारा वो बात करता है भारतीय समाजशास्त्र के ऊपर। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि समाजशास्त्र का जो उदय था वह पश्चिमी यूरोप में हुआ था। और अगर बात की जाए कि समाजशास्त्र के पिता किन्हें कहा जाता है, हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, तो उनका नाम है अगस्त कॉम्टे। ये 1 मार्क में आपसे जरूर पूछ लिया जाएगा, आपको नाम याद रखना है। ठीक है, जब बात आती है भारतीय समाज की, तो भारत के अंदर इस विषय का उदय कब हुआ था? तो बच्चों जब भारत औपनिवेशिक था ब्रिटेन का, क्योंकि वह हमारे पर राज कर रहा था, तभी वेस्टर्न यूरोप से इस विषय का उदय तेजी से होने लगा, जिसका असर भारतीय समाज पर भी देखने को मिला। तो इस लेसन के अंदर हम भारतीय समाज के जो समाजशास्त्री थे जिन्होंने इस विषय के ऊपर अपना गहरा अध्ययन किया, यानी कि एक डेवलप तरीके से आगे बढ़ा है, तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, भारत में समाजशास्त्री और उनके विचार जिन्होंने समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया वो कौन कौन से थे? तो पहले थे जीएस घुरे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर में भी आपसे पूछ लिया जाता है। इन्होंने जो विचार रखे थे वो प्रजाति और जाति के ऊपर रखे थे। ठीक है, उसी तरह जीपी मुखर्जी, तो इन्होंने जीवन परंपरा और परिवर्तन के ऊपर अपने विचार रखे थे। उसी तरह AR देसाई, इनके राज्य के प्रति विचार थे। और जो लास्ट जो थे उनका नाम था MN श्रीनिवासन। इनका जो नाम है वो पहले के चैप्टर में बहुत बार आ भी चुका है। तो इन्होंने गांव के प्रति विचार रखे थे। तो आज के इस लेसन में हम इन्हीं विचारकों के बारे में जानेंगे कि इन्होंने अपनी अपनी जो विचारधारा रखी थी वह किस प्रकार की थी, उनकी विशेषताएं क्या थी, क्या बात इन्होंने कही थी। ये सारी जानकारी आपको इसी लेसन में देखने को मिलेगी। इस लेसन का कोई सेकंड पार्ट नहीं आएगा, इसी पार्ट के अंदर पूरा कंप्लीट चैप्टर करा दिया जाएगा और उसी के साथ हमारा सिलेबस भी सोशियोलॉजी का पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों हम शुरुआत करते हैं जीएस घुरे के बारे में। उन्होंने प्रजाति और जाति के विषय में क्या विचार रखे थे? जीएस घुरे ने समाजशास्त्र के अंदर प्रजाति और जाति के विषय में क्या विचार रखे, उसे जानने से पहले आपको इनके बारे में पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों सबसे पहले यही बात आती है कि जीएस घुरे का पूरा नाम क्या था। तो जीएस घुरे का जो पूरा नाम था वो था गोविंद सदाशिव घुरे। ठीक है, तो इनका जो जन्म था वो 12 दिसंबर 1893 में, स्थान जो था वो पश्चिमी भारत में हुआ था। ये आप मुंबई को कह सकते हैं। 1913 में बंबई से इन्होंने ग्रेजुएशन और 18 में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। उसके अगले साल यानी 1919 में समाजशास्त्र में इन्हें स्कॉलरशिप भी प्राप्त हुई थी और लंदन के होब हाउस में इन्होंने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का अध्ययन किया था। 1922 में इन्होंने PhD यानी कि डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री भी प्राप्त करी थी। 1951 में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की इन्होंने स्थापना करी। 30 से ज्यादा किताबें लिखी और 17 किताबें ऐसी थी जिन्हें उन्होंने रिटायर होने के बाद लिखी थी। 1983 में इनका निधन हो गया था। तो ये एक शॉर्ट जानकारी थी जीएस घुरे के बारे में। अब हम बात करते हैं इनके द्वारा प्रजाति और जाति पर जो विचार दिए गए थे वो किस प्रकार के थे। आइए जानते हैं उनके बारे में।
तो जीएस घुर्ये के प्रजाति एवं जाति पर विचार आपको आसानी से अच्छे से लर्न हो सके, इसलिए मैंने उन्हें पॉइंट में डिवाइडेड करके लिखा है। एग्जाम में भी आप पॉइंट में लिख सकते हैं और उसके काफी अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं। तो पहला पॉइंट किसके बारे में बात कर रहा है, वो है समाज का खंडात्मक विभाजन यानी कि सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं भारत जो है वो विविधता वाला यानी डाइवर्सिटी वाला एक देश है, क्योंकि जब हम बात करते हैं भारत के नॉर्थ साइड की यानी कि नॉर्थ इंडिया की, तो यहाँ पर जो राज्य देखने को मिलते हैं वह पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ जैसे। और उसी तरह जब साउथ की बात आती है तो ये जो राज्य होते हैं पूरी तरह भाषा के आधार पे बटे गए हैं, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, केरला हो गया। और उसी तरह वेस्ट इंडिया के अंदर आपका गुजराती और मराठी आधार पर राज्य बटे हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। और उसी तरह ईस्ट इंडिया में जैसे कि मणिपुर हो गया, नागालैंड, मिजोरम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो राज्य है वो कहाँ पर आते हैं, ईस्ट इंडिया में, पूर्वोत्तर में। अब यहाँ से क्वेश्चन भी आपका ये बन जाता है कि पूर्वोत्तर की 7 बहनें किन्हें कहा जाता है। ये जो 7 बहनें हैं वह 7 राज्य है। अगर आप बच्चों को 7 राज्यों के नाम पता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे आपकी जानकारी भी काफी ज्यादा अच्छी होगी। तो जो घुर्ये है वो इसी बारे में तो बात करते हैं कि समाज जो है वह एक खंड के आधार पर विभाजन में बटा हुआ है। जो हिंदू समाज है उसके अंदर जातियों का जो विश्लेषण है वो कुछ ज्यादा ही आधार पे बटा हुआ है। हर जो लोग हैं वह अपनी भाषा के आधार पे, अपने स्थान के आधार पे, अपने कार्य के आधार पे एक दूसरे से अलग है, अपने कल्चर को वह ज्यादा फॉलो करते हैं। लेकिन एक खास बात ये आती है कि इन सबकी जो यूनिटी होती है वही एक भारत को विविधता वाला देश यानी कि एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो इसी कारण जीएस घुर्ये जाति के संदर्भ में समाज को एक खंडात्मक विभाजन के रूप में बांटते हैं। दूसरा जो पॉइंट है उसका नाम है भिन्न भिन्न भागों का पदक्रम। तो पदक्रम में क्या होता है कि आप जानते हैं कि जो हमारा प्राचीन भारत रहा है तो उसके अंदर जो समाज था वह एक पद के अनुसार बटा हुआ था। कहने का मतलब वर्ण व्यवस्था में, जिसके अंदर जो ब्राह्मण होते थे उन्हें समाज में सबसे उच्च स्थान माना जाता था या दिया जाता था। उसी तरह दूसरे स्थान पे क्षत्रिय, तीसरे पे वैश्य और चौथे स्थान पे शूद्रों को रखा जाता था। और ये जो व्यवस्था थी वो जन्म आधारित होती थी, जो जिस वर्ण में जन्म लेगा उसका स्थान पहले से ही तय कर दिया जाता था। तो उसी प्रकार जो जीएस घुर्ये है वह ये कहते हैं जाति के संदर्भ में कि इसके अंदर जो जातियां होती है ना वह उच्च और निम्न जातियां लगभग निश्चित होती है। लेकिन वो उस बार में ही बात करते हैं एक जाति और है जो कि मध्य जाति कहलाती है। इसको स्पष्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। कई बार ये उच्च जाति में चली जाती है, कई बार ये निम्न जाति में चली जाती है। ये वही बात होगी जैसे अमीर गरीब के बीच में मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग। ठीक है। तीसरा वह बात करते हैं सामाजिक मेलजोल व खाने पीने पर पाबंदियां। तो खाने पीने पर पाबंदियां से तो ये साफ पता चलता है कि भारत के अंदर जो अलग अलग जातियां हैं अलग अलग जगहों पर निवास करते हैं तो वहां पर खाने पीने से संबंधित नियम भी लागू किए जाते हैं। अब वो कैसे किए जाते हैं, जैसे अगर आप ब्राह्मण परिवार की बात करोगे तो वहां पर नॉनवेज बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता, जो कि पंडित से जुड़े होते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो अपना कल्चर को ही फॉलो करते हैं, जैसे कि वह खाना प्लेट में नहीं खाते, पत्तों में खाते हैं। और ऐसे जो राज्य है वो आपको दक्षिणी भारत में ज्यादा देखने को मिलते हैं। केरला उसका सबसे अच्छा उदाहरण भी है। ठीक है। चौथा है वो है नागरिक धार्मिक निर्योग्यताएं व विशेष अधिकार यानी कि सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटी एंड प्रिविलेज। तो इसमें क्या बात की जा रही है, भिन्न भिन्न जातियों को विशेष नागरिक व धार्मिक अधिकार व निर्योग्यताएं होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे जो अशुद्ध जातियां होती हैं उन्हें गांव की सीमा से बाहर रखा जाता है। अशुद्ध जाति को स्पर्श करने यानी टच करने, छूने पर सामाजिक मेलजोल पर पाबंदियां होती हैं। वहीं उच्च जाति के मंदिरों में वह जा भी नहीं सकते, वह कुएं से पानी भी नहीं भर सकते और साथ ही उन्हें धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की भी मनाही होती है। उनके बच्चों को शिक्षा लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। निम्न जाति के लोगों को अपराध करने पर अधिक दंड मिलते हैं और वहीं उच्च जातियों को निम्न जातियों पर विशेष अधिकार भी प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार नागरिक धार्मिक निर्योग्यता व विशेषाधिकार खासकर निम्न जातियों के साथ ज्यादा देखने को मिलती है। एक तरीके से उन पर हर प्रकार से प्रतिबंध लगाए जाते हैं। पांचवा है कि मनमानी के व्यवसाय अपनाने पर पाबंदी। तो इसमें क्या बात की जाती है कि जाति प्रथा के नियम अनुसार कुछ जातियों को विशेष परंपरागत व्यापार अपनाने पड़ते हैं, चाहे दूसरे कार्य कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन उन्हें अपना ही परंपरा के अनुसार कार्य को अपनाना पड़ता है जो उनका
पेशे के साथ जुड़ा होता है, जैसे कि लकड़हारा, लोहार, सुनार, कुमार इत्यादि। ये सब वो कार्य होते हैं जो एक परंपरा के अनुसार करते रहते हैं। लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जैसे कि खेती बाड़ी करना हो गया, नौकरी करना हो गया, ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। और लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है विवाह संबंधी पाबंदियां, यानी कि रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज। तो ये वाला जो पॉइंट है वो जाति के संदर्भ में भारत में वर्तमान में भी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कुछ जातियों के अंदर अपने ही गोत्र के अंदर विवाह किए जाते हैं और कुछ जातियों के अंदर अपने गोत्र से बाहर विवाह किए जाते हैं, जिन्हें हम सजातीय और विजातीय विवाह के रूप में परिभाषित करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो वो मैंने आपको फर्स्ट बुक के 2nd और 3rd चैप्टर में बता दिया था, सजातीय और विजातीय विवाह के बारे में, ठीक है। आप पूरी सोशियोलॉजी की चैप्टर वाइज वीडियो देखो, आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो चैप्टर वाइज मिल भी जाएगी, ठीक है। तो इसी कारण भारत के अंदर विवाह संबंधी जो नियम होते हैं वो काफी ज्यादा विशिष्ट होते हैं, यानी कि एक सिस्टमैटिक तरीके से चलते हैं। जो जिसके अंदर है वो उसी के अंदर विवाह करता है। तो इसलिए विवाह संबंधी पाबंदियां भी भारत के अंदर जाति के संदर्भ में ज्यादा देखने को मिलती है। तो बच्चों ये थे जीएस घुर्रे के प्रजाति और जाति के ऊपर विचार। आई होप कि आपको ये 6 टॉपिक के बारे में अच्छे से पता चल चुका होगा। आगे हम बात करते हैं बच्चों डीपी मुखर्जी के जीवन, परंपरा और परिवर्तन के ऊपर इन्होंने क्या विचार दिए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके द्वारा जीवन परंपरा के ऊपर क्या विचार थे। ये जो भारतीय समाजशास्त्री हैं उनका ये कर्तव्य है कि वह सामाजिक परंपराओं के बारे में पढ़े और उन्हें अच्छे तरीके से जाने। डीपी मुखर्जी के अनुसार परंपरा का जो अध्ययन है वह केवल भूतकाल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परिवर्तन की संवेदनशीलता के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसी कारण इन्होंने इसे जीवन परंपरा कहा है। अब बात यह आती है कि जीवन परंपरा का क्या अर्थ होता है। तो इसमें वो ये कहते हैं कि परंपरा जिसने अपने आप को भूतकाल से जोड़ने के साथ ही वर्तमान के अनुरूप भी ढाला हो और इस प्रकार समय के साथ वह अपने आप को विकसित यानी कि डेवलप करता हो, तो वह जीवन परंपरा कहलाती है, जो कि हमेशा चलती ही रहती है, ठीक है। डीपी मुखर्जी भारतीय संस्कृति को व्यक्तिवादी नहीं मानते, क्योंकि उनके अनुसार भारतीय सामाजिक व्यवस्था की जो दिशा है वह समूह, संप्रदाय और जाति के नियम के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये तो था बच्चों डीपी मुखर्जी का परंपरा के ऊपर विचार। अब बात करते हैं इन्होंने परिवर्तन के ऊपर क्या बात करी है। तो इन्होंने परिवर्तन के 3 सिद्धांत दिए। पहला है श्रुति, दूसरा है स्मृति और तीसरा है अनुभव। अनुभव यानी एक्सपीरियंस। तो इन्होंने भारतीय समाज में परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया है वो अनुभव के आधार पर ही दिया है और ये कहते हैं कि संघर्ष और जो विद्रोह वह सामाजिक अनुभव पर ही आधारित होता है। तो इस प्रकार परिवर्तन के जो 3 सिद्धांत है, श्रुति मतलब सुना हुआ, स्मृति मतलब याद किया हुआ और तीसरा है अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस लिया हुआ। आगे हम बात करते हैं बच्चों AR देसाई के बारे में। यह भी भारतीय समाजशास्त्र में काफी ज्यादा प्रसिद्ध समाजशास्त्री रह चुके हैं। इन्होंने राज्य के प्रति अपने विचार प्रकट किए थे। आइए जानते हैं इन्हीं के बारे में। तो देखिए बच्चों, देसाई जो थे इन्होंने राज्य के जो प्रति विचार रखे थे वह मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। आप जानते हैं ना मार्क्सवादी विचारधारा के अंदर जिसमें मार्क्स जो है वो ये कहते थे कि समाज के अंदर 2 वर्ग है, पहला है बुर्जुआ वर्ग और दूसरा है सर्वहारा वर्ग यानी अमीर और गरीब। तो वह ये चाहते थे कि समाज के अंदर इन वर्गों का खात्मा कर देना चाहिए और समाज जो है वह वर्ग विहीन होना चाहिए, जहां पे कोई अमीर गरीब नहीं होगा, संसाधनों पर सभी का एक समान अधिकार होगा। तो जो देसाई है वह भी इसी विचारधारा से प्रभावित थे। तो देसाई द्वारा लिखा गया एक निबंध भी था जिसमें उन्होंने राज्य के संदर्भ में विचार प्रकट किए थे। उस निबंध का जो नाम था वो था द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट। तो बच्चों इनके अनुसार हम राज्य के बारे में बात करते हैं तो देसाई कहते हैं कि राज्य जो है वह कल्याणकारी होना चाहिए। कल्याणकारी मतलब विकासात्मक, जो कि हमेशा ग्रो करे। देसाई जो है वह कल्याणकारी राज्य को कुछ इस प्रकार से बताते हैं कि वह कहते हैं कि जो कल्याणकारी राज्य होते हैं वह लोकतांत्रिक राज्य होते हैं। उसी प्रकार कल्याणकारी राज्यों के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था भी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार देसाई ने कल्याणकारी राज्यों का कार्यों के आधार पर परीक्षण भी किया है। वो किस प्रकार का है आइए जानते हैं उसके बारे में भी। तो वह कहते हैं कि क्या कल्याणकारी राज्य में से आय की समानता दूर करने के प्रयास करके एक स्थान पर धन इकट्ठा होने से रोका जा सकता है? क्या कल्याणकारी राज्यों में से गरीबी तथा सामाजिक भेदभाव दूर करके सभी को सामाजिक सुरक्षा देने का प्रयत्न करते हैं?
क्या कल्याणकारी राज्य आर्थिक मंदी और तेजी से दूर होकर देश की स्थायी प्रगति करने के प्रयास करते हैं? क्या कल्याणकारी राज्य आर्थिकता को इस प्रकार बदलने का प्रयास करते हैं कि पूंजीपति के लाभ लगभग सभी साधारण जनता की आवश्यकताओं को पूरा कर सके? कल्याणकारी राज्यों के कार्यों का परीक्षण AR देसाई ने कुछ इस आधार पे किया था, जिसके अंदर वह इन पॉइंटों का जिक्र करते हैं। अगर वह राज्य इन चीजों को अपनाता है तो वह एक कल्याणकारी राज्य हो सकता है। आई होप कि आपको इनके राज्य के प्रति क्या विचार थे ये भी अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। आगे जो हम पढ़ते हैं वो हमारा लेसन का सबसे लास्ट पॉइंट है, जिसका नाम है MN श्रीनिवासन के द्वारा गांव के संबंध में विचार। तो बच्चों ये वाला जो पॉइंट है MN श्रीनिवासन, ये तो समाजशास्त्र के अंदर इतनी बार इनका जिक्र आ चुका है तो आपको 12th क्लास में भी इनके बारे में जानने को जरूर मिलेगा। तो इन्होंने क्या बात कही थी गांव के संदर्भ में, आइए उनके बारे में हम जानते हैं। गांव पर श्रीनिवासन के द्वारा लेख लिखे गए थे, वो 2 प्रकार के थे। वो कौन कौन से थे? पहला जो था वो था गांव में किए गए क्षेत्रीय कार्यों का निर्जातीय ब्यौरा, और दूसरा जो था वो था भारतीय गांव का सामाजिक विश्लेषण, ऐतिहासिक तथा अवधारणात्मक परिचर्चा है। तो ये इनके 2 लेख थे। अब बात ये आती है कि उन्होंने गांव के संबंध में क्या विचार रखे थे। तो देखिए बच्चों, श्रीनिवासन के अनुसार गांव के अंदर अलग अलग जातियों से संबंधित अलग अलग प्रकार के लोग निवास करते हैं। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले ये बात की कि गांव के अंदर ब्राह्मण भी निवास करते हैं, जिनका जो स्थान होता है वो सबसे उच्च दर्जे पे होता है। उसी प्रकार क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है और शूद्रों का निवास भी है। ठीक है, वह ये भी मानते हैं कि गांव के अंदर कृषि, सोनार, लाहौर बड़ी, ये सभी अपने कार्यों में लगे हुए हैं। और इस प्रकार गांव के अंदर विभिन्न जातियों के आधार पर ही उन्होंने उच्च जाति और निम्न जाति की परिभाषाएं दी है। जिसके अंदर उच्च जाति के बारे में वह ये कहते हैं कि वह धार्मिक अनुष्ठान से लेकर हर वह सामाजिक कार्यों में निपुण है जो कि उन्हें सर्वप्रथम यानी ऊंचा रखने में मददगार होती है। उसी प्रकार निम्न जाति जो है वह उच्च जाति के नीचे हमेशा रहती है, लेकिन समय समय पर वह भी उच्च जाति के कार्यों को अपनाकर अपने आप को समाज के अंदर यानी गांव के अंदर अपनी प्रतिष्ठा को ऊपर रखना चाहती है, ताकि वह भी उस प्रकार का दर्जा हासिल कर सके जिस प्रकार का दर्जा उच्च जाति के लोगों को प्राप्त है। तो बच्चों यही था इनके द्वारा दिया गया गांव के ऊपर विचार। तो बच्चों इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 इंडियन सोशियोलॉजी वो होता है पूरी तरीके से कंप्लीट। तो आई होप कि आपको ये लेसन काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा।